हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरण बामणिया। एक बार पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में या प्रतिकृति के बारे में। देखिए, रेप्लिकेशन के बारे में हमने सामान्य जानकारी पहले प्राप्त की है कि जो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, जो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसको हम जीव विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत के अंदर जो 3 स्टेप है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो उसमें जो पहला बिंदु है वो क्या है? रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन का यदि मतलब की बात करें, रेप्लिकेशन क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए से डीएनए का निर्माण। डीएनए का एक सूत्र है, डीएनए के एक अणु से अपने समान दूसरा डीएनए का अणु बनता है, इसी को रेप्लिकेशन कहा जाता है, इसी को प्रतिकृति कहा जाता है। तो देखिए, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका चक्र की जो एस प्रावस्था होती है, संश्लेषण प्रावस्था होती है, उस दौरान यह रेप्लिकेशन का कार्य होता है। मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण एस प्रावस्था के दौरान होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान होता है। और इससे जब नई कोशिका बनेगी, उसमें गुणसूत्र की संख्या है वो समान चली जाती है, या डीएनए है वो समान मात्रा में चला जाता है। इसके अलावा यदि हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करें या प्रतिकृति के बारे में बात करें, तो यह जो रेप्लिकेशन है, ये अपने आप में जीवों के अंदर होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। इसको हम रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए अपने समान डीएनए के अणु का निर्माण करता है। इससे पहले हमने बात की थी डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होता है या जो रेप्लिकेशन होता है, इसको द्विगुणन भी कहा जाता है, इसको प्रतिलिपि कहा जाता है, प्रतिकृति कहा जाता है, प्रतिकृतिकरण भी कहा जाता है। यह जो प्रोसेस होता है, ये अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बात की कि जो मैसेल्सन और स्टॉल है, उन्होंने अर्ध संरक्षित विधि का प्रायोगिक सत्यापन किया। मतलब प्रयोगशाला के अंदर यह प्रूव कर दिया कि जो रेप्लिकेशन का कार्य है या रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, वो अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा होता है। अर्ध संरक्षित का मतलब है, जैसे एक का डीएनए के अंदर 2 सूत्र होते हैं। जब नया डीएनए, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, 2 डीएनए जब बनेंगे, तो दोनों डीएनए के अंदर एक एक सूत्र पैतृक से जाता है और एक एक सूत्र है वो बाद में नया बनता है। तो ये बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या जटिल कॉम्प्लेक्स होता है ये। अब इसमें देखिए, ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो एंजाइम काम आते हैं, एंजाइम नहीं बल्कि एंजाइम्स का एक समूह काम आता है। उस एंजाइम्स के समूह को रेप्लिसोम कहा जाता है। एंजाइम से प्रेरित यह क्रिया होती है, कंप्लीटली एंजाइम्स का इसके ऊपर कंट्रोल रहता है। अब देखो, कंट्रोल रहता है तो एक डीएनए का अणु है। अब डीएनए का जो अणु है, अब डीएनए के अणु को काटा भी जाएगा, डीएनए के अणु में अपुनल भी किया जाएगा, 2 टेम्पलेट अलग हो जाएंगे, उसके ऊपर नए डीएनए जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो आकर जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद जो टुकड़े होंगे, इनको भी जोड़ा जाएगा, लास्ट में इनको काटा भी जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, यह प्रोसेस एंजाइम्स के द्वारा होता है। तो एंजाइम्स का जो समूह इसमें होता है, इसको रेप्लिसोम कहा जाता है। कितने प्रकार के एंजाइम काम आते हैं? 7 प्रकार के एंजाइम इस पूरे प्रोसेस के अंदर काम आते हैं। हम प्रोसेस पढ़े उससे पहले 7 एंजाइम्स जो इसके अंदर काम करते हैं, उनके बारे में हम पहले से ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो एंजाइम है वो कौन सा है? टोपोआइसोमरेज। पहला एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। यह जो एंजाइम होता है, यह क्या करेगा? अतिकुंडलन को रोकता है। मतलब जो डीएनए है वो कुंडलित अवस्था में पाया जाता है, तो एक जगह से मान लो प्रतिकृति का कार्य शुरू हो गया, तो उसमें अति कुंडलन नहीं हो, ज्यादा कुंडलन नहीं हो, उसको रोकने का कार्य इस टोपोआइसोमरेज के द्वारा किया जाता है। अब ज्यादा कुंडलन नहीं होगा, अति कुंडलन नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए का जो रज्जुक है उसमें तनाव को कम करना। तो तनाव को कम, टेंशन को कम करने का कार्य किसका रहेगा? टोपोआइसोमरेज का। अब यदि हम प्रोकैरियोटिक जीवों की बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जीव है उनकी यदि बात करें, तो इनमें जो टोपोआइसोमरेज है, इसको डीएनए गाइरेज कहा जाता है। डीएनए गाइरेज कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि डीएनए गाइडेज और टोपोआइसोमरेज ये दोनों एक ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक में कहते हैं डीएनए गाइडेज और यूकैरियोटिक में इसको कहा जाता है टोपोआइसोमरेज। नेक्स्ट आता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? हेलिकेज एंजाइम जो दो सूत्र पाए जाते हैं, दो कुंडली पाई जाती है, दो रज्जु पाए जाते हैं, दोनों रज्जु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या करेगा? दो रज्जु के बीच में जो हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, इन हाइड्रोजन बंधों को जोड़ने का कार्य किसका रहेगा? हेलिकेज एंजाइम का रहेगा। दो जो हाइड्रोजन बंध है इनको तोड़ने का कार्य हेलिकेज का रहेगा। जब ये हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे तो दोनों सूत्र अलग अलग हो जाएंगे या दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो डीएनए कुंडलित होता है उसमें अकुंडलन का प्रेरण इस एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। अब यहाँ पर कई बार ये भी कहा जाता है कि डीएनए के दो सूत्र है, इनके बीच में हाइड्रोजन बंध है, इनको तोड़ने के लिए हेलिकेज एंजाइम काम में आता है। अब इनको जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है, ये अपने आप जुड़ते हैं। अपने आप कैसे जुड़ेंगे? एडिनिन है तो उससे ऑटोमेटिक थायमिन जुड़ जाएगा, थायमिन है तो एडिनिन जुड़ जाएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन जुड़ जाएगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन जुड़ जाएगा। जुड़ते अपने आप है, तोड़ते किससे है? हेलिकेज एंजाइम की सहायता से। नेक्स्ट देखिए एसएसबी प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। यह एक प्रोटीन होता है जो क्या करेगा? डीएनए रज्जु को पुनः कुंडलित होने से रोकना। मतलब आपने डीएनए को अकुंडलित किया है, मतलब वहां पर डीएनए का क्या हो रहा है? प्रतिकृतिकरण हो रहा है या डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है। तो जो कुंडलन है, जो तनाव है, तनाव कम कर दिया गया है, उसको अकुंडलित कर दिया गया है, उसमें पुनः कुंडलन नहीं हो, इसको रोकने के लिए एसएसबी प्रोटीन क्या करता है? उसको पकड़ के रखता है। जैसे मान लीजिए रस्सी है, रस्सी के दोनों सूत्र हम जबरदस्ती खींच के अलग करते हैं तो उसमें तनाव रहता है, छोड़ोगे तो वो पुनः लपेटे जाएंगे, मतलब कुंडलित हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा? पुनः कुंडलित होने से रोकने के लिए ऊपर से डीएनए को ऐसे कस कर पकड़ेगा, मतलब झाड़ राखी, ताकि ये कुंडलित नहीं हो। नेक्स्ट देखिए डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यह जो एंजाइम होता है यह इस प्रोसेस का मुख्य एंजाइम होता है। मुख्य एंजाइम क्यों होता है? क्योंकि डीएनए से डीएनए का जो निर्माण या बहुलीकरण का जो कार्य है या पॉलीमर का जो निर्माण है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण इस एंजाइम्स के द्वारा होता है। मतलब बहुलीकरण का कार्य इस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का मतलब है रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के छोटे छोटे खंड जो होते हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम काम आता है। तो देखिए इस तरह से हमने 5 एंजाइम्स के बारे में बात की, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसको प्राइमेज भी कहा जाता है। आरएनए पॉलीमरेज जिसको प्राइमेज भी कहा जाता है या इसको आरएनए प्राइमर भी कहा जाता है। यह जो एंजाइम होता है यह आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यह जो एंजाइम है यह क्या होता है? जो आरएनए है इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा तो इस प्रोसेस को प्रारंभ है वो आरएनए प्राइमर के द्वारा किया जाता है। बाद में इस आरएनए प्राइमर को वहां से हटाया जाता है और डीएनए का निर्माण होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियस एंजाइम। ये जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ने या काटने वाला एंजाइम होता है। इसको हम बायोटेक वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या इसको प्रतिबंधन एंजाइम कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी इसको
कहा जाता है, एक्सोन्यूक्लियस भी इसको कहा जाता है। तो डीएनए को तोड़ना या उसको काटने वाला जो एंजाइम होता है वो न्यूक्लियेज इस श्रेणी के अंदर आता है। तो इस तरह से जो रेप्लिसोम है इसके अंदर 7 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। 7 प्रकार के एंजाइम्स मिलकर रेप्लिकेशन का कार्य करते हैं या डीएनए से डीएनए का निर्माण का कार्य करते हैं। तो पूरा जो एंजाइम्स का ग्रुप है या जो समूह है उसको हम रेप्लिसोम कहते हैं। अब देखिए डीएनए जो है, जैसे मान लो इतना लंबा डीएनए है, डीएनए जिस जगह से स्टार्ट होगा, जिस जगह से या जिस स्थान से डीएनए का निर्माण या रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, प्रतिकृति स्टार्ट होगी, उस स्थल को ओराई स्थल कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओराई स्थल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बन सकता है। हाल फिलहाल अभी होने वाली जो हाफ ईयर एग्जाम है उसके लिए भी काफी अच्छा सवाल है कि डीएनए के ऊपर पाए जाने वाले वे स्थल जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उन स्थल को क्या कहा जाता है? तो वो स्थल कौन से होते हैं? वो स्थल ओराई होते हैं या इनको ओराई कहा जाता है। अब देखिए डीएनए के 2 सूत्र होते हैं और एक जो सूत्र है उसके 2 सिरे होते हैं। एक सिरे को 3' सिरा कहते हैं, दूसरे को 5' सिरा कहते हैं। दूसरा जो सूत्र है उसके एक सिरे को 5' तो दूसरे को 3' सिरा कहा जाता है। ये हमने वॉटसन और क्रिक का जो द्विरेजों की मॉडल था उसमें हमने बात की। 2 सिरे पाए जाते हैं लेकिन दोनों सिरे प्रति समानांतर होते हैं। एक डीएनए के 2 रज्जु होते हैं, दोनों रज्जु के जो दोनों सिरे होते हैं वो प्रति समानांतर होते हैं। प्रति समानांतर का मतलब है एक सिरा 3' से 5 होगा तो दूसरा 5' से 3' होगा। तो देखिए इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो सिरा है उस सिरे पर या जो डीएनए नए डीएनए सूत्र का निर्माण होगा उसकी दिशा हमेशा ये रहेगी। मतलब जो डीएनए बनेगा, नया बनने वाला जो डीएनए है उस डीएनए की दिशा हमेशा ये रहेगी 5' से 3'। अब 5' से 3' दिशा में जो डीएनए बनेगा तो कौन से रज्जु के ऊपर बनेगा? तो उस रज्जु के ऊपर बनेगा जो 3' से 5' होगा। हालांकि दोनों पर बढ़ेंगे लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो 3' से 5' वाला जो सिरा है उसके ऊपर पहले होगी। उसके बाद में दूसरे वाला जो सिरा है, एक सिरे में इस तरह से डीएनए का निर्माण हुआ तो दूसरे सिरे में इस तरह से होगा, मतलब दिशा विपरीत होगी। लेकिन इसकी दिशा एक ही रहेगी, 5' से 3' दिशा की ओर हमेशा डीएनए का निर्माण होता है। अब देखो छोटा डीएनए यदि है, एक छोटा डीएनए है तो उसमें ओराई स्थल 1 हो सकता है। यदि ओराई का स्थल 1 है तो प्रतिकृति है वो उस जगह से प्रारंभ होगी, मतलब एक जगह से होगी। मान लो बड़ा डीएनए है, लंबा डीएनए का सूत्र है और उसके ऊपर ओराई की जगह 1 से अधिक है। मान लो 4, 5, 6 जगह ओराई स्थल पाए जाते हैं तो 4, 5, 6 जगह से रेप्लिकेशन की क्रिया एक साथ हो सकती है। तो बहुत ही सेंसिटिव क्रिया होती है, इस तरह से ये हो सकती है। लंबा डीएनए है तो ओराई अधिक पाए जाते हैं, छोटा डीएनए है तो एक ओराई भी पाया जा सकता है। अब देखिए डीएनए का जो सूत्र है, डीएनए से डीएनए का जब निर्माण होगा तो ये एंजाइम मुख्य होता है। हमने अभी बात की थी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि मुख्य एंजाइम होता है, मतलब मेन एंजाइम यही होता है। मेन का मतलब डीएनए का जो सूत्र है, एक सूत्र है उसके ऊपर उसके समानांतर उसके ऊपर पूरक नाइट्रोजन क्षार या पूरक न्यूक्लियोटाइड को लाकर सेट करने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए का बहुलीकरण करेगा या डीएनए का बहुलकन करेगा। अब ये एंजाइम 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार देखिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये क्या करेगा, जब रेप्लिकेशन की क्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर वहां जुड़ता है, सबसे पहले वो जुड़ता है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को हटाएगा। क्या आप हटो भाई, आप जाओ, आप फ्री हो, आप जा सकते हो। तो इसको हटाने का काम है वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है। इस तरह से ये क्या करेगा, जब डीएनए का बहुलकन होगा तो उससे पहले इस डीएनए की क्या करता है, रिपेयरिंग करता है।
फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये दोनों नहीं होते हैं उस समय ये रिपेयरिंग का कार्य करेगा। मान लो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अवेलेबल नहीं है, मान लो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी अवेलेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में डीएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करेगा, उस डीएनए की रिपेयरिंग करेगा। नेक्स्ट आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, अब हालांकि डीएनए पॉलीमरेज ही मुख्य एंजाइम है, लेकिन यदि डीएनए पॉलीमरेज को इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है ये मुख्य डीएनए पॉलीमरेज हो जाता है। और बहुलकन का जो कार्य है, बहुलकन का मतलब क्या है, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण का कार्य है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करना है, तो उसमें यह एंजाइम है वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरह से ये ओराई के बारे में बात हो गई और इसकी दिशा और डीएनए पॉलीमरेज और इसके प्रकार। रेप्लिकेशन के दौरान जो एक डीएनए है उस डीएनए की दो शाखाएं या जो दो रज्जुक होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। जब ये दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाएंगे तब एक जो ब्रांच है वो दो शाखाओं में बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको प्रतिकृति द्विशाख कहते हैं। प्रतिकृति द्विशाख, इस तरह से दो शाखाएं बन गई, इसको द्विशाख नाम दिया जाता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं, जो रेप्लिकेशन के बारे में हमने अभी बात की, 7 प्रकार के एंजाइम काम करते हैं। तो सबसे पहले जो एंजाइम है न्यूक्लियस, वो क्या करेगा, इस डीएनए के स्ट्रैंड को एक जगह से तोड़ने का कार्य करेगा, मतलब काटने या तोड़ने का कार्य करेगा। तो सबसे पहले यहां से इसको काट दिया गया तो इसको न्यूक्लियस एंजाइम ने तोड़ दिया। इसके बाद में देखो ये हेलिकेज एंजाइम है, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो दो स्ट्रैंड है इनके बीच में एक ऐसे कैंची की तरह कैसे काटते हैं वैसे ये काटेगा और जो बीच में ये हाइड्रोजन बंध है इनको तोड़ने का कार्य करेगा। इसके बाद में टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, जैसे ही ये द्विशाख अलग हो गया, अब इसके अंदर या इसको ऐसे पकड़ के रखेगा या इसको कुंडलित करके जैसे जैसे डीएनए का आगे निर्माण होगा वैसे वैसे इसको आगे फ्री करने का कार्य टोपोआइसोमरेज करेगा। और ये जो एसएसपी प्रोटीन है, ये एसएसपी प्रोटीन यहां पर पाई जाती है और यहां पर भी पाई जाती है। इसने क्या किया, इस स्ट्रैंड को पकड़ लिया, अब ये पुनः कुंडलित नहीं हो सकता। इसने तो क्या किया, टोपोआइसोमरेज ने इसको अकुंडलित किया, मतलब कुंडलन को खोलने का कार्य किया ताकि डीएनए से डीएनए का निर्माण हो सके। अब ये जो एसएसपी प्रोटीन है इन्होंने क्या किया, एक इस रज्जु को पकड़ लिया, इसने इस रज्जु को पकड़ लिया ताकि ये पुनः कुंडलित नहीं हो। जैसे हमारी रस्सी होती है, रस्सी के हम दोनों रज्जु को अलग कर देते हैं और यदि बाई चांस वो सिरे छूट जाते हैं तो वो पुनः रस्सी बट जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं हो, मतलब पुनः कुंडलन नहीं हो, इसके लिए एसएसबी प्रोटीन इन रज्जु को क्या करेगा, पकड़ के रखने का कार्य करेगा। नेक्स्ट, जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा या जब रेप्लिकेशन का कार्य होगा तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर यहां पर जुड़ता है। आरएनए प्राइमर यहां जुड़ेगा और रेप्लिकेशन की प्रोसेस को शुरू करेगा, या फिर ये जुड़ने के बाद इसके पूरक जो नाइट्रोजन क्षार है या न्यूक्लियोटाइड है वो आकर यहां जुड़ने शुरू होंगे। तो ये है आरएनए प्राइमर। इसके बाद मुख्य एंजाइम जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यहां पर जुड़ता है। तो इसने इसको रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज मुख्य एंजाइम है जो यहां पर क्या करेगा, बहुलकरण का कार्य करेगा। अब ये एंजाइम ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस तरह से हमने अभी बात की है कि डीएनए का निर्माण हमेशा 5' से 3' दिशा में होता है। हमेशा डीएनए के सूत्र का निर्माण 5' से 3' दिशा में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी दिशा ये रहेगी। तो फिर दो जो सूत्र है दोनों में से कौन से सूत्र के ऊपर यह बढ़ेगा, तो ये जो 3' से ये 5' वाला जो स्ट्रैंड है या जो सूत्र है इसके ऊपर डीएनए के इस नए सूत्र का क्या होता है, संश्लेषण होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो रज्जुक है ये डीएनए निर्माण के अंदर लीड करता है या लीडिंग का कार्य करता है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लीडिंग रज्जुक कहा जाता है। इसको टेम्पलेट भी कहते हैं। ये क्या है, एक तरह का टेम्पलेट है।
अब इस तरह से ये जो 3' से 5' वाला जो रज्जुक है इसके ऊपर डीएनए का निर्माण सतत होता है, मतलब रेगुलर इस दिशा में आगे बढ़ता है, इसलिए इस संश्लेषण को हम कहते हैं सतत संश्लेषण, मतलब कंटिन्यूअस होता है, रेगुलर होता है, इसलिए इसको सतत संश्लेषण कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि पहले यहां पर बनेगा डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण पहले यहां पर होता है, या इस सूत्र के पूरक डीएनए का निर्माण होता है, पहले इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको अग्रगामी रज्जुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें यदि हम बात करें तो डीएनए का निर्माण तो 5' से 3' दिशा में ही होगा, तो ये जो रज्जुक है ये 3' से 5' है, तो यहां पर डीएनए का निर्माण है वो इस दिशा में होता है, यहां पर इस दिशा में क्यों होगा, क्योंकि ये 5' है तो ये सिरा होगा 3', ये होगा 5', तो 5' से 3', 5' से 3' यहां पर इसका निर्माण होगा। अब पहले इस रज्जु के ऊपर डीएनए का निर्माण होता है, बाद में इसके ऊपर होता है, इसलिए इसको पश्चगामी रज्जुक भी कहा जाता है। और दूसरा देखिए, यहां पर जो डीएनए का निर्माण हो रहा है, यहां डीएनए के क्या हो रहे हैं, टुकड़े, डीएनए का संश्लेषण टुकड़ों के रूप में हो रहा है, एक टुकड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जैसे टुकड़ों में होता है, टुकड़ों में होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब लगातार नहीं होते हैं, असतत रूप से संश्लेषण होता है, इसलिए इसे असतत संश्लेषण कहते हैं, मतलब टुकड़े बनेंगे। अब ये जो टुकड़े बने हैं, इन टुकड़ों को ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसलिए इनको ओकाजाकी खंड कहा जाता है। कैसे टुकड़े कहते हैं, ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी टुकड़े कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, अंत में इस डीएनए के टुकड़ों को डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। जब ये इस एंजाइम के द्वारा जुड़ जाएंगे तो कंप्लीट एक डीएनए सूत्र का निर्माण हो जाएगा, और जब एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद में ये जो डीएनए का टुकड़ा है ये यहां से कट हो जाएगा और ये यहां से कट हो जाएगा। इस तरह से इस डीएनए के द्वारा दो डीएनए का निर्माण हो जाएगा, और जैसे यहां से कट हो जाएगा उसके बाद इनमें क्या होगा, दक्षिणावर्ती कुंडलन, मतलब ये कुंडलित हो जाएगा और एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसी को डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं, या डीएनए का द्विगुणन कहते हैं, प्रतिकृति कहते हैं, या प्रतिकृतिकरण कहते हैं। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पे इसको समझने का प्रयास किया। अब हम इसके जो चरण हैं उनके बारे में संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। ये रेप्लिकेशन के चरणों की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से होती है, ओराई स्थल से होती है, हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो प्रतिकृति का प्रारंभ ओराई स्थल से होता है। प्रोकैरियोट के अंदर एक ओराई स्थल होता है, इसका मतलब पूरे डीएनए का निर्माण उस ओराई स्थल से होता है जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, प्रतिकृति की उत्पत्ति होती है। प्रतिकृति की उत्पत्ति स्थल को ही ओराई कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, तो यदि किसी डीएनए के अंदर ओराई स्थल नहीं हो तो क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी डीएनए के अंदर ओराई स्थल नहीं हो तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ओराई स्थल का काम क्या है, प्रतिकृति को शुरू करना। अब उसमें ओराई है ही नहीं तो प्रतिकृति की शुरुआत ही नहीं होगी, मतलब ऐसा डीएनए प्रतिकृति नहीं कर पाएगा, ऐसा डीएनए अपने समान नए डीएनए का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि एक डीएनए अपने समान दूसरा डीएनए अणु बनाए, इसके लिए अनिवार्यता क्या है, अनिवार्यता यह है कि उसके अंदर ओराई स्थल होना चाहिए। यदि ओराई स्थल नहीं होगा तो वह डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो देखिए प्रोकैरियोटिक है, उनमें डीएनए की लंबाई कम होती है, डीएनए छोटा होता है और सुव्यवस्थित भी नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, एक साइड में पड़ा रहता है, तो उसके अंदर एक स्थल होता है, इसलिए एक स्थान से पूरे डीएनए की प्रतिकृति होती है। जबकि यूकेरियोटिक की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक के अंदर डीएनए की लंबाई अधिक होती है, इसलिए ओराई स्थल भी एक से अधिक होते हैं। अब एक से अधिक होते हैं तो कई स्थानों पर एक साथ
प्रतिकृति प्रारंभ हो सकती है किसमें, यूकेरियोटिक के अंदर। नेक्स्ट देखो अगले चरण में हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा। जब हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे तो डीएनए के दोनों सूत्र होते हैं वो सूत्र अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बंध को तोड़ेगा जिससे दोनों रज्जु का अलग अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। मतलब एक डीएनए में इस तरह से गुंथे हुए इस तरह से इसका कुंडलन पाया जाता है। यदि बीच में हाइड्रोजन बंध टूट गए तो ये दोनों ही अलग हो जाते हैं, टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, अब जो डीएनए की कुंडली है, कुंडलित डीएनए इसमें कुंडलन को खोलने का कार्य कर रहा है, उसको विकुंडलित कर रहा है। तो जो द्विकुंडलित डीएनए में अति कुंडलन को रोकता है, अति कुंडलन को रोकता है तथा विकुंडलन को बनाए रखता है। मतलब जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए को यदि यहां तक ही खोलना है तो टोपोआइसोमरेज यहां पर इसको पकड़ के रखेगा, इतना खुल गया बस फ्री। मतलब आगे नहीं खुले, आगे का कुंडलन खुले नहीं, इसके लिए यहां पर टोपोआइसोमरेज इसको बांध लेगा और ऊपर से इसमें कुंडलन नहीं खुलेगा। जितना खुल गया है वो तो ठीक है, आगे खुले नहीं, इसके लिए टोपोआइसोमरेज इसको यहां से पकड़ लेगा। तो इसको हम कहते हैं टोपोआइसोमरेज के द्वारा विकुंडलन को बनाए रखना। टोपोआइसोमरेज विकुंडलन को बनाए रखता है। इसके बाद में आता है एसएसबी प्रोटीन। अब एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, ये जो एसएसबी प्रोटीन है, ये एसएसबी प्रोटीन विकुंडलन के बाद में, विकुंडलन के बाद में जो ये दो रज्जुक है, ये दो रज्जुक पुनः कुंडलित नहीं हो, कुंडलन को रोकने का कार्य करेगा। जैसे देखो ये इस तरह से डीएनए था, दो रज्जुक थे, और जब द्विशाखा का निर्माण हुआ तो ये दो शाखाएं इस तरह से अलग हो गई। अलग होने के बाद में ये जो शाखाएं ये पुनः कुंडलित नहीं हो, इसके लिए ये जो एसएसबी प्रोटीन होते हैं वो एक यहां बन जाएगा, दूसरा यहां बन जाएगा। जब ये यहां बन जाएंगे तो दोनों रज्जुकों को ये एसएसबी प्रोटीन पकड़ के रखेगा ताकि ये है वो इस तरह से कुंडलित नहीं हो जाए, ये कुंडलित नहीं हो जाए, या हम कह सकते हैं कि कुंडलन नहीं हो या इकट्ठे नहीं हो, पुनः रस्सी की नुमा संरचना नहीं बनाए, या जो द्विरज्जु की डीएनए पुनः उसका निर्माण नहीं करे, इसके लिए एसएसबी प्रोटीन इनको क्या करेगा, पकड़ कर रखता है। 3' से 5' डीएनए रज्जु को सतत या लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। मतलब यहाँ पर सतत संश्लेषण होता है। जो 3' से 5' डीएनए वाला जो टेम्पलेट होता है उसके ऊपर डीएनए का संश्लेषण सतत रूप से होता है, इसलिए इसको सतत संश्लेषण कहा जाता है। यह जो रज्जुक होता है यह इसमें लीड का कार्य करता है, लीडिंग का कार्य करता है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और इस स्ट्रैंड के ऊपर 5' से 3' दिशा के अंदर डीएनए रज्जु का संश्लेषण सतत या लगातार होता है। डीएनए का जो नया सूत्र है उसका निर्माण हमेशा 5' से 3' दिशा में ही होता है, ये आपको याद रखना है। यदि प्यारे बच्चों यदि कभी ऐसा कोई छोटा प्रश्न बच जाए कि डीएनए का संश्लेषण किस दिशा में होता है, तो डीएनए का संश्लेषण हमेशा 5' से 3' दिशा के अंदर ही होता है। तो देखिए इस तरह से 3' से 5' ये जो रज्जु है, इस रज्जु के ऊपर पहले डीएनए का निर्माण होता है, इस रज्जु के ऊपर पहले डीएनए बनता है, इसलिए इसको पूर्वगामी रज्जु भी कहा जाता है, क्योंकि इस रज्जु पर डीएनए संश्लेषण पहले होता है। अब दूसरा जो रज्जु है उसके ऊपर क्या होगा, 5' से 3' रज्जु है, इस पर प्रतिकृति बाद में होती है, इसलिए इसको पश्चगामी रज्जु कहा जाता है। और इसके ऊपर या यहाँ पर जो डीएनए का संश्लेषण होता है वो असतत रूप से होता है, इसलिए इसको असतत संश्लेषण कहा जाता है। और ये जो स्ट्रैंड जिस पर असतत डीएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए का निर्माण बाद में होता है, जिसको पश्चगामी हम स्ट्रैंड कहते हैं, इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड और इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट, दोनों रज्जुकों के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज द्वारा आरएनए प्राइमर का निर्माण किया जाता है। दोनों रज्जु कौन से, 3' से 5' और 5' से 3', दोनों रज्जु के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा आरएनए प्राइमर का निर्माण किया जाता है।
अब आरएनए प्राइमर का जब निर्माण किया गया तो इसके ऊपर डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा मुक्त न्यूक्लियोटाइडों को जोड़कर बहुलकन की क्रिया की जाती है। मतलब डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, अब यहां पर क्या करेगा, मुक्त न्यूक्लियोटाइड को लाएगा और जोड़ने का कार्य करेगा और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करेगा जिसको हम कहते हैं बहुलकन का कार्य किया जाएगा। कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि इस पूरे प्रोसेस का मुख्य और इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। पश्चगामी जो रज्जुक है, पश्चगामी रज्जुक पर असतत संश्लेषण होता है। इस दौरान जो संश्लेषण होगा उसमें टुकड़े बनते हैं, डीएनए के खंड बनते हैं, डीएनए के टुकड़े बनते हैं। असतत संश्लेषण के कारण डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़े बनते हैं। इन टुकड़ों की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ओकाजाकी, इसलिए इसको ओकाजाकी खंड कहा जाता है। कौन से सूत्र पर बढ़ेंगे, कौन से रज्जु पर बढ़ेंगे, पश्चगामी रज्जु के ऊपर बढ़ेंगे। तो पश्चगामी रज्जु के ऊपर डीएनए का संश्लेषण टुकड़ों में होता है, खंडों में होता है। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। इन खंडों को जोड़ने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। इसलिए रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान जो एंजाइम्स है इनकी जो कार्य है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओकाजाकी खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, डीएनए लाइगेज। अब देखिए इस तरह से हमने कंप्लीट रेप्लिकेशन प्रोसेस को पढ़ने का प्रयास किया कि एक डीएनए दो डीएनए का निर्माण कैसे करता है, पूरा का पूरा प्रोसेस, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स। अब यदि इस प्रोसेस के दौरान यदि किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है, किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है, तो इस गलती को गलती नहीं कहा जाता है, इस गलती को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन का मतलब है उत्परिवर्तन, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। इस हिसाब से यदि बात करते हैं तो जीवों के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ही बारीकी से होता है, बहुत ही संवेदनशील होता है। हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ही जटिल प्रोसेस होता है। इसलिए यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिस्टेक होती है तो क्या होगा, डीएनए चेंज हो जाएगा। डीएनए चेंज होगा तो लक्षण चेंज हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, अचानक परिवर्तन आएगा, इसको म्यूटेशन नाम दिया जाता है। इस तरह से यह ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो रेप्लिकेशन अत्यंत महंगी प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा महंगा प्रोसेस होता है। इस दौरान इनको ऊर्जा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से प्राप्त होती है, क्योंकि इनके पास में ट्राइफॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, ये फॉस्फेट टूटते हैं और इनको ऊर्जा मिलती रहती है। तो ऊर्जा इनको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि बात करें डीएनए प्रतिकृति के बाद, डीएनए की प्रतिकृति हो गई, रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये कोशिका विभाजन के दौरान होता है, ये आपको पता है। अब प्रोसेस होने के बाद यदि कोशिका विभाजन नहीं होता है तो उस कोशिका के अंदर डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी। डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी मतलब गुणसूत्र भी डबल हो जाएगी। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। छोटा क्वेश्चन यदि बन जाए बोर्ड एग्जाम के लिए या जो भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए ये जो बोर्ड के ऊपर जो 2-3 प्रश्न लिखे गए हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन होने के बाद यदि कोशिका विभाजन नहीं होता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, उस कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी, डीएनए है वो डबल हो जाएगा और इसको हम कहेंगे बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन खंड को क्या कहेंगे, ओकाजाकी खंड। जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज। यदि गलती हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, म्यूटेशन। ये जो प्रोसेस है ये अत्यंत महंगा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। और यदि कोशिका विभाजन नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे, बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर रेप्लिकेशन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ने का प्रयास किया है। इसके बारे में आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और आप यदि मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट प्रदान करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी निकटतम दोस्त हैं उन तक
ये लिंक भेजें और उन तक इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जो फायदा आपको हो रहा है, जो लाभ आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, आपके साथी, आपके फ्रेंड्स भी इससे जीव विज्ञान का नॉलेज ग्रहण कर सकें। तो इस तरह से आप हमारे इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को जितना हो सके अधिक सपोर्ट प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छे और वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इजाजत लेना चाहूंगा आप सभी से, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए बिंदु के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।